हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं साथियों, लेखपाल मेंस के लिए सामान्य ज्ञान तथा ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को जो बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो परीक्षा में किसी न किसी रूप में ज़रूर ही पूछे जाते हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। और इनसे आप मान कर चलिए कि लेखपाल मेंस में 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको बता दें साथियों, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1964 में हुआ था, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नीली क्रांति का प्रारंभ 1985 में हुआ था, जो मछली उत्पादन से संबंधित है और इसे के जनक या इसके जन्मदाता हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णा को माना जाता है। ठीक है। भूरी क्रांति की बात करें तो यह जो है कोको एवं चर्म उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक हीरालाल चौधरी हैं। धूसर या ग्रे क्रांति जो जिसका प्रारंभ 1960-70 के मध्य किया गया था, जो उर्वरक क्रांति से संबंधित या उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला देखिए, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जिसका प्रारंभ हुआ था 1970 में, जो झींगा, औषधि और प्याज उत्पादन से संबंधित है और इसका जनक दुर्गेश पटेल हैं। पीली क्रांति जिसका प्रारंभ 1986 में हुआ था, जो खाद्य तेल तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक सैम पित्रोदा हैं। ठीक है। अगला देखिए, सिल्वर क्रांति जिसका प्रारंभ 1980 में हुआ था, जो अंडा उत्पादन और पोल्ट्री से संबंधित है और इसकी जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, लाल क्रांति जिसका प्रारंभ हुआ था 1980 में, जो मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक किसे माना जाता है? विशाल तिवारी को। गोल्डन या फाइबर क्रांति जिसका प्रारंभ हुआ था 1990 में, जो शहद, हॉर्टिकल्चर और जूट उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। और इसके जनक निरपाख तुतेज को इसका जनक माना जाता है। गोल्डन क्रांति इसका प्रारंभ 1951 में हुआ था, जो बागवानी और फल उत्पादन से संबंधित है और इसका जनक भी निरपाख तुतेज को माना जाता है। सिल्वर फाइबर क्रांति जिसका प्रारंभ हुआ था 2000 ईस्वी में, जो कपास उत्पादन से संबंधित है। अगला देखिए, काली क्रांति जो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति जो कृषि के समग्र विकास से संबंधित है और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं साथियों, ये भैंस की प्रमुख नस्लों के बारे में। भदावरी जो दुधारू प्रकृति की है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जाफराबादी ये भी दुधारू प्रकृति की है, जो गुजरात में पाई जाती है। महसाणा ये भी दुधारू प्रकृति की है और ये भी गुजरात में पाई जाती है। मुर्रा ये भी दुधारू प्रकृति की है और यह पंजाब हरियाणा में पाई जाती है। नागपुरी यह भारवाहक है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला देखिए, नीली रावी ये भी दुधारू प्रकृति की है और यह भी हरियाणा और पंजाब राज्य में पाई जाती है। सूरती यह भी दुधारू प्रकृति की है, जो गुजरात राज्य में पाई जाती है। ठीक है, यह भैंसों की कुछ महत्वपूर्ण नस्लें हैं। ठीक है, जिन्हीं के लेखपाल में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग अगर पिछले या ओल्ड क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें भैंस या गाय इन सब की जो नस्ल हैं, इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, गायों की प्रमुख नस्लों की बात करें, गिर जो गाय की नस्ल है वह गुजरात राज्य में पाई जाती है। कंकरेज यह पश्चिमी भारत में पाई जाती है। सेवनी यह दक्षिणी भारत में पाई जाती है। मेवाती पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। हासी गिर और सिंधी यह इस क्षेत्र में पाई जाती है। और साहिवाल साथियों
यह पंजाब राज्य में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, विभिन्न राज्यों के प्रमुख कृषि व पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो हिसार हरियाणा राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो रांची झारखंड में स्थित है, और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना 1987 में हुआ था। महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। अगला देखिए, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, इसकी स्थापना भी 1965 में हुआ था। उड़ीसा कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो उदयपुर राजस्थान में स्थित है, इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो पंतनगर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश अर्थात अयोध्या में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए कृषि अनुसंधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को देखते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र NSRTC, इसकी स्थापना 2005 में हुआ था, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय NASM, इसकी स्थापना 2004 में हुआ था, जो नई दिल्ली में स्थित है। कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म में दे करके जैसे NSRTC और मिलान करने के लिए पूछ लेता है, तो इसके साथ साथ आप लोग जो है इसका शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान CIPHET, जिसकी स्थापना 1989 में हुआ था, यह लुधियाना में स्थित है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CIRCOT, इसकी स्थापना 1987 में हुआ था, और यह मुंबई में स्थित है। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान CIFA, इसकी स्थापना हुआ था 1987 में, और यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB, इसकी स्थापना हुआ था 1985 में, और यह हिसार में स्थित है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान CRIDA, जिसकी स्थापना हुआ था 1985 में, और यह हैदराबाद राज्य में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान CISH, इसकी स्थापना 1984 में हुआ था, जो लखनऊ में स्थित है। अगला देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG, इसकी स्थापना हुआ था 1979 में। ठीक है, और इसकी यह कहाँ पे स्थित है? मथुरा में स्थित है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान CIARI, इसकी स्थापना 1978 में हुआ था, और यह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला देखिए, केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI, इसकी स्थापना हुआ था 1970 में, और यह कासरगोड केरल में स्थित है। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI, इसका स्थापना 1969 में हुआ था, और यह करनाल हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान CIFE, जिसकी स्थापना हुआ था 1961 में, और यह मुंबई में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI, इसका स्थापना 1959 में हुआ था, और यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI, इसका स्थापना 1949 में हुआ था, और यह शिमला राज्य में स्थित है।
शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI, इसका स्थापना 1947 में हुआ था और यह राजमुंदरी में स्थित है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिका अनुसंधान संस्थान CMFRI, इसका स्थापना 1947 में हुआ था और यह कोच्चि में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI, इसका स्थापना 1946 में हुआ था और यह कटक, उड़ीसा में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान CIMAP, इसका स्थापना हुआ था 1951 में और यह लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान NIAP, इसका स्थापना 1999 में हुआ था और यह नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, इसका स्थापना 1989 में हुआ था और यह जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र 1989, जबलपुर, मध्य प्रदेश। और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान CAFRI, इसका स्थापना 1988 में हुआ था और यह झांसी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR, इसका स्थापना हुआ था 1985 में और यह करनाल में स्थित है। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय, इसका स्थापना 1983 में हुआ था और यह सोलन में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM, इसका स्थापना 1976 में हुआ था और यह हैदराबाद में स्थित है। DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र CDFD, इसका स्थापना 1976 में हुआ था और यह नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र NRCL, इसका स्थापना 2001 में हुआ था, जो मुजफ्फरपुर, बिहार में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR, इसका स्थापना हुआ था 1952 में, जो लखनऊ में स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसका स्थापना हुआ था 1967 में, जो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान 1967 बेंगलुरु। गन्ना प्रजनन संस्थान SBI, इसका स्थापना हुआ था 1912 में, जो कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, SBI ये बैंक वाला SBI मत समझ लीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दें साथियों, देखिए गन्ना प्रजनन केंद्र जो है या गन्ना प्रजनन संस्थान यह कोयम्बटूर में स्थित है, जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में, याद रखिएगा। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला देखिए, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR, इसका स्थापना 1975 में हुआ था, जो कालीकट में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1985 में इसका स्थापना हुआ था और यह अल्मोड़ा में स्थित है। जूट तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला, इसका स्थापना हुआ था 1939 में, जो कोलकाता में स्थित है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM, इसका स्थापना 1982 में हुआ था, जो भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान IGMRI, इसका स्थापना 1958 में हुआ था और यह हापुड़, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR, इसका स्थापना हुआ था 1999 में, जो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी और सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहा है? मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी, मतलब 2 बार रहे हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम उप मुख्यमंत्री थे चौधरी नारायण सिंह। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। और सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है? मायावती। और प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क बख्शी तालाब, लखनऊ में स्थापित किया गया था। और एशिया का प्रथम DNA बैंक बायोटेक पार्क, इसका जो स्थापना है वो भी लखनऊ में किया गया था। और प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मोरोगन स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद बिंदु भूषण मलिक हुए थे। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था? आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार बने थे लोग। और प्रथम लोकायुक्त कौन था उत्तर प्रदेश का? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल।
और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर थे और विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल थे। यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ये कुछ फैक्ट है जो लेखपाल परीक्षा में पूछने की संभावना रहती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हथकरघा उद्योग देखिए, कालीन एवं दरियाँ जो हैं वह मिर्ज़ापुर, भदोही, आगरा, मथुरा, बरेली, अलीगढ़ यहाँ से रिलेटेड है। यहाँ पर कालीन एवं दरियों का निर्माण किया जाता है या फिर से यह इन उद्योगों से संबंधित है। कंबल उद्योग मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और मेरठ में विकसित हुआ है। रेशमी साड़ियाँ वाराणसी में विकसित हुआ है। हथकरघा सूती वस्त्रों का निर्माण जो है मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, सहारनपुर, बाराबंकी, इटावा, जेपी नगर अर्थात अमरोहा में किया जाता है। हथकरघा रेशमी वस्त्रों का निर्माण वाराणसी और मऊ में किया जाता है। चिकन का काम जो है वह लखनऊ में किया जाता है। जरी व चिकन पर गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पीतल व अन्य धातुओं से संबंधित उद्योग जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए पीतल की मूर्तियों का निर्माण जो है मथुरा और मुरादाबाद में किया जाता है। पीतल के बर्तनों का निर्माण मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, शामली, अतरौली, हापुड़ और बड़ौत में किया जाता है। बर्तनों पर कलई और नक्काशी का काम मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में किया जाता है। पीतल के सरौते, चाकू एवं कैंचियों का निर्माण अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, हाथरस, रामपुर में किया जाता है। लोहे के बाट का निर्माण सहारनपुर और आगरा में किया जाता है। ताला उद्योग का प्रमुख केंद्र की बात करें तो वो अलीगढ़ है। कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र मेरठ है और कत्था उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लकड़ी व फर्नीचर उद्योग से संबंधित लकड़ी के खिलौने जो हैं वह लखनऊ और वाराणसी जिलों में इनका निर्माण किया जाता है और लकड़ी के फर्नीचरों का निर्माण बरेली, हाथरस, आगरा और वाराणसी में किया जाता है और लकड़ी पर नक्काशी का काम सहारनपुर और नगीना में किया जाता है। खेल का सामान मेरठ और आगरा में बनता है जबकि बेत की छड़ियाँ बरेली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कृषि विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कानपुर में स्थित है, जिसका निर्माण जो है या स्थापना 1974 में किया गया था। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो अयोध्या में स्थित है, इसका निर्माण भी 1974 में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय यह मेरठ में स्थित है और इसका निर्माण 2000 ईस्वी में किया गया था। APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यह लखनऊ में स्थित है और इसका निर्माण भी 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जनसंख्या से रिलेटेड कुछ जनसंख्या घनत्व एक वर्ग किलोमीटर में आपको लोगों को पता ही होगा। 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय औसत का जनसंख्या घनत्व 382 से उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो 447 अधिक है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में चौथे स्थान पे है। ठीक है, और 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 325 और उत्तर प्रदेश का 690 था। ठीक है, देखिए शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, जिसका जनसंख्या घनत्व 3971 है। वाराणसी दूसरे स्थान पे है, लखनऊ तीसरे स्थान पे, भदोही या संत रविदास नगर चौथे और कानपुर नगर 5वें स्थान पे है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात देखिए, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2001 में 898 था, जो 2011 में बढ़ करके 912 हो गया। और उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, जो राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 से 31 कम है। और वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों में किसमें 26वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लिंगानुपात के मामले में जो है जौनपुर पहले स्थान पे है, जिसका लिंगानुपात 1024 है। आजमगढ़ दूसरे स्थान पे है,
लिंगानुपात 1019 है। देवरिया तीसरे स्थान पे है, ठीक है। प्रतापगढ़ चौथे और सुल्तानपुर 5वें स्थान पे है लिंगानुपात के मामले में, ठीक है। देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह 20.2% है और इस मामले में यह राज्य देश के अन्य राज्यों की तुलना में 14वें स्थान पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 10 की 4 जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर इस मामले में, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 49.1% है। गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है 41.3%। श्रावस्ती तीसरे स्थान पर है 30.5% और बहराइच जो है चौथे स्थान पर है 29.3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या जो है वह 41,35,07,608 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है और यह देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले शीर्ष जिलों की बात करें तो सीतापुर पहले स्थान पे है, इलाहाबाद या प्रयागराज दूसरे स्थान पे, हरदोई तीसरे स्थान पे, आजमगढ़ चौथे स्थान पे और लखीमपुर खीरी 5वें स्थान पे है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो बागपत नगर में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है और श्रावस्ती दूसरे स्थान पे, गौतम बुद्ध नगर तीसरे, महोबा चौथे और ललितपुर 5वें स्थान पे है। चलिए अगला देखिए प्रमुख जनजातियों के बारे में अगर हम देखें जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं तो थारू जनजाति जो राज्य के गोरखपुर और तराई क्षेत्रों में निवास करती है और यह जनजाति कुशीनगर महाराजगंज से लेकर के लखीमपुर खीरी जिले का जो उत्तरी भाग है वहाँ तक पाई जाती है। यह कद में छोटे होते हैं, पीतवर्ण होता है, चौड़ी मुखाकृति होती है, समतल नासिका वाले होते हैं जो मंगोल प्रजाति के लक्षण हैं। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन पाया जाता है और इनमें अभी तक बदला विवाह अर्थात बहनों के आदान प्रदान की प्रथा प्रचलित है जो वर्तमान में बहुत हद तक समाप्त हो चुका है। थारुओं में विधवा विवाह की प्रथा भी प्रचलित है और इस विवाह में जो भोज दिया जाता है उसे लठ भरवा भोज कहा जाता है। थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लखीमपुर जिले में एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया है और यह जो है अंधविश्वास जैसे भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते हैं। दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और अपने पूर्वजों को ये जो भेंट देते हैं उसे रोटी कहा जाता है। और थारुओं की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि आधारित है, जिनका मुख्यतः धान की खेती करते हैं। जो थारू जो है इनका मुख्य कृषि जो है धान है और पशुपालन, लकड़ी कटाई ढुलाई, शिकार, वनों से फल फूल तथा जड़ी बूटी एकत्र करना इनके प्रमुख व्यवसाय हैं। इनकी भाषा जो है हिंदी और नेपाली से प्रभावित है, ठीक है। देखिए थारू पुरुष जो है लंगोटे ये सब देखिए हिंदुत्व के प्रतीक या ये हिंदू कुल के ही अंतर्गत आते हैं और इनका जो मुख्य भोजन है चावल है। इनके भोजन का समय जो है निर्धारित होता है, जैसे समय के अनुसार, जैसे कलेवा, सुबह के भोजन को कलेवा कहा जाता है, दोपहर के भोजन को मिझनी कहते हैं और शाम के भोजन को बेरी कहते हैं। चलिए अगला देखिए बुक्सा जनजाति के बारे में देखते हैं। यह बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं जिन्हें भोक्सा भी कहा जाता है। विलियम क्रूक जो है इन्हें राजपूतों का वंशज मानते हैं, ठीक है। और ये जो इनका परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता है। इनमें विवाह एक अनुबंध अर्थात कॉन्ट्रैक्ट होता है और पति पत्नी में से कोई भी किसी भी समय इस बंधन से मुक्त हो सकता है। इनमें जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन भी होता है। अनुलोम विवाह जैसे यदि उच्च कुल का लड़का है और निम्न कुल की लड़की, इन दोनों के बीच विवाह होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। जबकि प्रतिलोम विवाह क्या होता है, उच्च कुल की लड़की हो और निम्न कुल का लड़का हो, अगर वह दोनों आपस में एक दूसरे से विवाह करते हैं तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। अंतरजाति विवाह भी होता है और इनमें क्रय विवाह की पद्धति आज भी प्रचलित है, ठीक है। जैसे कुछ पैसे या फिर जो है
अन्य कोई वस्तुएं या खेत वगैरह कुछ भी दे करके उनकी कन्या से जो है या उनकी पुत्री से विवाह करना, उसे जो है क्रय विवाह पद्धति कहा जाता है। जो इसमें जो है आज भी इस जनजाति में आज भी यह प्रथा प्रचलित है। किसमें? भोक्सा जनजाति में। यह पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और इनकी भाषा हिंदी और कुमायूनी है। ठीक है, अगला देखिए, माहीगीर जनजाति के बारे में देखते हैं। इनका मुख्य निवास जो है वह बिजनौर और नजीबाबाद के क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त यह सहारनपुर, जलालाबाद, कीरतपुर, मनेरा और मंडवार, धारनगर यहाँ भी पाए जाते हैं। यह मछुआरे प्रवृत्ति के हैं, अर्थात इन मछली मारना जो है इनका मुख्य पेशा है। और इस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जिनके समाज में पंचायतों का प्रचलन है और इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। देखिए, खरवार जनजाति के बारे में देखते हैं। इनका मुख्य निवास मिर्जापुर और सोनभद्र है। इनका जो मूल क्षेत्र है झारखंड का पलामू और 18 हजारी क्षेत्र है। इनका मुख्यतः गेहूं और चावल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। और खरवार जनजाति जो है हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं और यह लोग त्यौहार के अवसर पर कर्मा नृत्य का आयोजन करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा। तो यह खरवार जनजातियों द्वारा कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों को देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये थारू है। ठीक, और उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? बनरावत। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशतता वाला जिला भी सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला, दोनों मामले में सोनभद्र पहले स्थान पे है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला, दोनों मामले में बागपत नगर जो है वह पहले स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों को देखते हैं। खरवार या खैरवार जनजाति जो सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, देवरिया, गाजीपुर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। सहरिया जनजाति जो ललितपुर में निवास करती है। पठारी जनजाति सोनभद्र में। बैगा जनजाति सोनभद्र में। परहिया जनजाति भी सोनभद्र में निवास करती है। पंख और पनिक जनजातियाँ सोनभद्र और मिर्जापुर में निवास करती हैं। अंगरिया जनजाति जो है वह सोनभद्र में निवास करती है। भुइया और भुनिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती हैं। चेरो जनजाति जो है यह भी सोनभद्र और चंदौली में निवास करती हैं। गोंडा, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड यह महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, बलिया, मिर्जापुर, वाराणसी और जौनपुर जिलों में निवास करते हैं। और माहीगीर जनजाति बिजनौर तथा जलालाबाद में निवास करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण फसल एवं उन्नत किस्मों की बात करें, इससे भी प्रश्न पूछ लेता है। कभी कभी कोई जया पदमा दे करके पूछ लेता है कि यह किस्मी किसकी जो किस्म है, किस फसल की एक किस्म है। तो चावल की बात करें साथियों तो जया, पदमा, पंकज, बाला, रत्ना, हेमा, हमसा, साबरमती यह चावल की प्रजातियां हैं। गेहूं का सोनालिका, यूपी 262, यूपी 115, HD 2285, कल्याण और सोना यह गेहूं की किस्में हैं। मक्का की बात करें तो गंगा 101, VL 54 या 54, रणजीत, हिम 123, जवाहर और डक्कन यह मक्का की प्रजातियां, मक्का की किस्में हैं। जौ की बात करें तो अंबर, क्लीपर, RD 137 और RD 57 यह जौ की किस्में हैं। ज्वार की बात करें तो स्वर्ग, CSV 2 और CSV 6 यह ज्वार की किस्में हैं। बाजरा की बात करें पूसा मोती, मालविंद्रो, ICMV 155 यह बाजरा की किस्में हैं। अरहर की बात करें बहार 1228, बसंत नंबर 1234 और NP 15 यह अरहर की किस्में हैं। चलिए अगला देखते हैं। चना की बात करें साथियों तो अजय, अतुल, गौरव, उज्जैन 21 और पूसा 209 यह चना की किस्में हैं। मूंग की बात करें मोहनी, जवाहर 45, शीला, अमृत पंत यह मूंग की प्रजाति है, मूंग की किस्में हैं। गन्ना की बात करें तो
को 1148, को 1158 और बीओ 99 यह गन्ना की किस्में हैं। सरसों और तोरियां की बात करें तो संगम, टाइप 9, टाइप 36, M27 और B54 ये जो है सरसों और तोरियां की किस्में हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। फल, सब्जी और औषधि के प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो आम की जैसे दशहरी, लंगड़ा, गुलाब खास, सुरखा और मलिहाबादी यह आम की प्रजातियां हैं। अमरूद की बात करें सफ़ेदा, हाफजी, इलाहाबादी सफ़ेदा, ललित और सुरखा यह अमरूद की प्रजातियां हैं। आंवला की बात करें तो कंचन, कृष्ण और बनारसी यह आंवला की प्रजातियां हैं। केला की बात करें तो अल्फान, मालभोग, अघेश्वर, दूध सागर यह केला की प्रजातियां हैं। संतरा की बात करें नागपुरी, किन्नू और खादी यह संतरा की प्रजातियां हैं। लीची की बात करें तो अलीवेदाना और स्वर्ण यह लीची की प्रजातियां हैं। पपीता की बात करें तो पूषा, नन्हाना और वाशिंगटन यह पपीता की प्रजातियां हैं। और तरबूज की शुगर बेबी और झुरका ज्योति यह तरबूज की प्रजातियां हैं। आलू की कुफरी बहार और चिप्सोना यह आलू की प्रजातियां हैं। अदरक की बात करें तो नदियाँ, सुप्रभा और सुरुचि यह अदरक की प्रजाति है। और मैथा या शिवाला की बात करें तो हिमालय, गोमती, कोसा, मेघ स्पाइकाइट यह मैंथा या शिवाला की किस्में हैं या प्रजातियां हैं। पान की बात करें तो महोबा, देशवरी, कलकतिया, कपूरी, मगही, सोफिया और रामटेक यह पान की प्रजातियां हैं। ठीक है, यह साथियों अलग अलग जो है इन सब से रिलेटेड आप लोगों को मतलब डिस्कस किया जा रहा है। इनसे आप लोगों को ज़रूर एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। ये 4-5 प्रश्न जो है इस पूरे वीडियो से तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और ये जो है लेखपाल के आप लोग अगर इसके पहले जो है जो भी एग्ज़ाम लेखपाल के हुए हैं आप लोग अगर प्रॉपरली उसको देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ इन सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस लेखपाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रदेश में कृषि से संबंधित शोध संस्थानों की बात करें तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महोबा में स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद यह शाहजहांपुर में स्थित है। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र गोंडा, सोनभद्र और औरैया में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था लास्ट इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जो विविध प्रश्नों की श्रृंखला है या फिर से जो फैक्ट हैं जो बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं उससे रिलेटेड वीडियो अगर और चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि हाँ ये आप लोगों के लिए आप लोगों को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे जो है 2-3 वीडियो और लाए जाएंगे जो एग्ज़ाम के पहले आप लोग अगर एक बार 2 बार देख लेते हैं तो आप लोगों को उससे ज़रूर लाभ मिलेगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।